हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं झारखंड बोर्ड के क्लास 11th का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th का 2 टर्म में एग्जाम होगा। जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा उसमें टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज। तो जेसीईआरटी ने आपके प्रैक्टिस के लिए 2 मॉडल सेट जारी किए हैं। आज मैं इस वीडियो में फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसी तरीके से एक और मॉडल सेट होगा जिसका सॉल्यूशन मैं सेकेंड वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। पहले ये मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन है और मैं पूरा एक्सप्लेन करके इसके बारे में बताऊंगा। सभी एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट? कौन सा सेट एम्प्टी है? एम्प्टी मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो जिस सेट में। तो यहाँ पर कुछ सेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कौन सा सेट ऐसा होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट सेट की बात करें तो फर्स्ट सेट को कैसे यहाँ पर डिफाइन किया है? इस सेट में x एलिमेंट होगा और x क्या होगा? नेचुरल नंबर। मतलब इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, पता कर लीजिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2x इक्वल टू क्या होगा? 2x इक्वल टू 5 को आप इधर ले आएंगे तो 6 - 5 और 6 - 5 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहां से x का वैल्यू अब क्या आएगा? x का वैल्यू आप 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू 1/2। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा नंबर है? x का वैल्यू सिर्फ 1/2 होगा और 1/2 होगा तो 1/2 तो इसका मेंबर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर लेना है। 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसमें वैसा ही नेचुरल नंबर लेना था जो इसको सेटिस्फाई करे। इसको सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ क्या है? 1/2 है और 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करे। फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है तो 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 × 1 2 + 5 7 हो जाएगा। दूसरा नेचुरल नंबर 2 होता है, 2 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 4 5 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ 1/2 है और 1/2 नेचुरल नंबर है नहीं। तो इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आगे देखना चाहें तो देखिए इस सेट में कौन सा एलिमेंट होगा। यहां पर भी नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, लेकिन वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा लेकिन 2 या 2 से छोटा। तो 1 से बड़ा लेकिन 2 या 2 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर मिलेगा? 2। तो इस सेट में एक एलिमेंट हो जाएगा 2। यहां पर अगर इस सेट की बात करें, इस सेट में इवन प्राइम नंबर है। एक ऐसा नंबर होगा जो इवन प्राइम नंबर है। तो आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर 2 होता है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी होता है। तो इस सेट में भी एक एलिमेंट है। अगर इस सेट की बात करें तो इसमें रेशनल नंबर है। और वो कैसा रेशनल नंबर? परिमेय संख्या है। कैसा परिमेय संख्या? जो 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें तो कई नंबर मिल जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा सेट है फर्स्ट वाला जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि यही सेट जो है वो कैसा है? एम्प्टी सेट है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following has only one subset? आपको पता होगा किसी सेट का कितना सबसेट होता है। अगर A कोई सेट है जिसमें मान लीजिए n एलिमेंट है तो इसमें टोटल सबसेट की संख्या हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग सबसेट की बात करें तो टोटल सबसेट कितना होता है? 2n होता है। अगर A सेट में यहाँ पर A सेट में अगर n एलिमेंट है, यहाँ पर n एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर n एलिमेंट है तो इसमें टोटल सबसेट की संख्या होता है 2n। अब देखिए इस सेट में कितना एलिमेंट है? इस सेट में तो एक एलिमेंट है। तो इसका सबसेट की बात करें तो सबसेट हो जाएगा 2n मतलब 2। इसका 2 सबसेट हो जाएगा। इसमें कितना एलिमेंट है? इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, 5 है। 5 मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो इसका अगर सबसेट की बात करें तो 2n 2n मतलब 1, यानी इसका सिर्फ एक सबसेट होगा।
इसके अगर सबसेट की बात करें तो यहाँ पर तो 2 एलिमेंट है, तो सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर 2 मतलब 4 सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर भी एक एलिमेंट है इसमें, तो एक एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2 सबसेट हो जाएगा इसका, तो इसका 4 सबसेट, इसका 2 सबसेट। इसी का एक ऐसा है जो इसका एक ही सबसेट होगा, और इसका कौन सा सबसेट होगा? सिर्फ 5। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होता है एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, तो इसका सिर्फ एक सबसेट होगा 5। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट P ऑफ ए इज। आपको पावर सेट के बारे में पता होगा कि पावर सेट किसको कहते हैं? पावर सेट कहते हैं अगर कोई सेट ए है तो उसके जितने भी सबसेट होंगे सारे सबसेट का एक कलेक्शन बना लीजिए, और उसी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं पावर सेट। तो मान लीजिए ए में एलिमेंट है 2 और 3, तो 2 और 3 है तो इसका कौन कौन सा सबसेट बनेगा? इसका सबसेट सबसे पहले 5 बनता है, एक और सबसेट सिर्फ 2 को ले लेंगे, एक और सबसेट 3 को ले लेंगे, फिर एक और सबसेट बन जाएगा 2,3 ये सेट, और इसी के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। जितना भी सबसेट बनता है सारे सबसेट का एक सेट बना लीजिए, सारे सबसेट का एक कलेक्शन बना लीजिए, उसी को पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? जितना सबसेट बनेगा। तो अगर ए में मान लीजिए ए जो सेट है उसमें n एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा? यहाँ पर n एलिमेंट होगा। अगर ए सेट में n एलिमेंट है तो पावर सेट में हो जाएगा 2 टू द पावर n एलिमेंट। ये फॉर्मूला है पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर ए में 5 एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? तो 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 5 मतलब 32 एलिमेंट। तो टोटल ए सेट के पावर सेट में 32 एलिमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस, एक सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यहाँ पर 3 सेट दिया हुआ है, और ये पता करना है हम लोग को, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप लोग जरा ध्यान दीजिए। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में करना क्या है? ए यूनियन बी में आपको ए और बी सभी का एलिमेंट लिख देना है। तो ए का एलिमेंट लिखिए, ए में एलिमेंट है 2, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर 5 भी आ जाएगा। बी वाला भी तो लिखना है, ए और बी ए और बी दोनों का एलिमेंट को यहाँ पर लिख देना, रिपीट नहीं करना है। तो 5 हो गया, 5 के बाद फिर 8 आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा? 10 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 12। तो ये हो गया ए और बी का यूनियन। फिर और क्या निकालना है? देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ए यूनियन बी तो हो गया, और उसके बाद ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी। तो ए और सी का यूनियन, ए और सी में जो जो एलिमेंट है वो सबको लिख चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 को लिख जाते हैं, फिर 3 लिख जाते हैं, फिर 4 लिख जाते हैं, 5 भी है, फिर 6 भी है, फिर 6 के बाद 8 भी आएगा, फिर 10 भी आएगा, और 10 के बाद फिर 12 भी है, और 14 है। तो ये एलिमेंट हो गया ए यूनियन सी में। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? अब ये दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है। तो कॉमन एलिमेंट देखिए, ये 2 है, 2 एक कॉमन एलिमेंट है, 3 भी एक कॉमन एलिमेंट है, आप देख रहे हैं, 4 भी एक कॉमन एलिमेंट है, 5 भी एक कॉमन एलिमेंट है, दोनों में है, और उसके बाद 8 एक कॉमन एलिमेंट है, फिर एक 10 एक कॉमन एलिमेंट है, और फिर एक 12 कॉमन एलिमेंट है। तो कौन कौन सा हो गया? ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 12 आ जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन में एलिमेंट आ गया। अब चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 2, 3, 4, 5 भी है, 5 भी, यहाँ पर 5 छूट गया हम लोग का, 5 कॉमन एलिमेंट है। तो 2, 3, 4, 5, 8, 10 और 12, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू इक्वल टू, ये यूनिवर्सल सेट है, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी का डैश निकालना है। डैश मतलब उसका कंप्लीमेंट्री सेट। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए आप। यहां पर हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं
तो A यूनियन B क्या होगा, जिसमें A और B दोनों के एलिमेंट को लिखेंगे। तो A में एलिमेंट है 1, सॉरी यहाँ पर है A और B में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर 8 है। तो ये A यूनियन B कर लिए 1 2 3 4 और 6 और 8। अब इसका अगर कंप्लीमेंट्री सेट निकालना है यहाँ पर, तो A यूनियन B डैश निकालना है कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। तो कैसे निकालेंगे कंप्लीमेंट ऑफ द सेट? U में से ये एलिमेंट को हटा दीजिए, ऐसा एलिमेंट लिखना है जो U में होगा लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ करके, U वाला एलिमेंट लेकिन इसको छोड़ करके। तो U वाला एलिमेंट में कौन कौन हटाना है? 1 हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, फिर 3 हटा दीजिए, फिर 4 हटा दीजिए और फिर कौन सा हटा देंगे? 6 हटा देंगे और फिर कौन सा हटा देंगे? 8। अब कौन सा एलिमेंट बचा? यहाँ पर एलिमेंट बचा 5 7 और 9। मतलब U में से ये सारे एलिमेंट को हटा दिए तो जो सेट बना उसी को कंप्लीमेंट कहेंगे इस सेट का। तो 5 7 9 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A and B are two set, then A union B dash का dash इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B डैश का डैश इज, ये क्या है जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा। एक डिमार्गन्स लॉ होता है, डिमार्गन्स लॉ में क्या होता है कि A यूनियन B का अगर डैश है तो उसको लिख सकते हैं A डैश इंटरसेक्शन B डैश। मतलब अगर दोनों में डैश आप लगा देते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में, या अगर यहाँ इंटरसेक्शन है और इसका डैश है तो ये हो जाएगा A डैश, दोनों में डैश लगाएंगे तो यहाँ यूनियन में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। इसको कहते हैं डिमार्गन्स लॉ। इसका यूज करते हैं हम लोग। देखिए ये लिखना है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब देखिए इसको लिखना है तो ये है क्या, दोनों में डैश लगाइए, यहाँ पर भी डैश लगाएंगे, यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और B का डैश का फिर डैश हो जाएगा। तो B का डैश क्या हो जाता है? B का डैश जो है वो हो जाता है B का डैश, यानी कि B के कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट करेंगे तो B आ जाएगा। तो ये डैश A में भी लगा और B का डैश में फिर डैश लगेगा तो B हो जाएगा। और इंटरसेक्शन यहां पर भी डैश लगाइए, A का डैश का फिर डैश मतलब A हो जाएगा और इंटरसेक्शन हो जाएगा B का डैश। तो ये हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब ये जो सेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जरा समझ लीजिए इसको। ये वेन डायग्राम से मैं बता रहा हूं कि ये वेन डायग्राम में किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर A ले लेते हैं ये, और यहाँ पर आप B ले लीजिए। अब जरा समझिए यहाँ पर क्या है, A डैश का मतलब क्या हो गया? A डैश का मतलब U का ही एलिमेंट होगा लेकिन A को छोड़ करके। तो A को छोड़ करके और U का एलिमेंट मतलब ये बाहर वाला ये सब आ जाएगा। A वाला नहीं रखना है, A के बाहर जितना भी एलिमेंट है वो सब रख देना है। ये जो मैं ब्लू कलर का लिख रहा हूँ, ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा। ये पूरा जो है वो A डैश हो जाएगा। ये हो गया A डैश। और इंटरसेक्शन B डैश मतलब A डैश जो है वो पूरा जो आप दिख रहा है A के बाहर वाला पोर्शन वो A डैश हो गया। और इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B है। तो A डैश और B में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? तो कॉमन एलिमेंट अगर देखें तो ये वाला कॉमन एलिमेंट है, ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा है ये कॉमन एलिमेंट है। ये A डैश में भी है और किस में भी है? B में भी है। तो ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट हो गया? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कौन सा पार्ट हो गया? A डैश इंटरसेक्शन B हो गया। और फिर A इंटरसेक्शन B डैश। अगर B डैश की बात करें तो B के बाहर, तो B के बाहर तो पूरा इधर आ जाएगा, इधर पूरा आ जाएगा। और A का इंटरसेक्शन मतलब B का बाहर और A का इंटरसेक्शन, तो उसमें कौन एलिमेंट आएगा? उसमें जो एलिमेंट आएगा ये वाला आएगा, ये वाला। मतलब वो A में भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, A में भी होना चाहिए और B के बाहर होना चाहिए। तो B के बाहर, B डैश मतलब B के बाहर होना चाहिए और A में भी होना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया आपका A इंटरसेक्शन B डैश हो गया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन
तो आपको एक ग्रीन कलर का यहाँ पर दिख रहा है और एक ये दिख रहा है आपको पिंक कलर का, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो इस दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। आप देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पर और इस पार्ट में कोई कॉमन एलिमेंट है, जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, नल सेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट का इंटरसेक्शन कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नल सेट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम से। देखिए अगर कोई भी चीज़ आपको बढ़िया सा समझना है तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद उसका क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। अगर आपका चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए। हालांकि फिर भी आप देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ हो तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू दिस वन, एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये दोनों का यूनियन करना है, तो ये यूनियन में आ जाएगा 1 2 3 और 8। फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट 3 है। अब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इसका और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो एक एलिमेंट इसका लिखते हैं और एक एलिमेंट इसका लिखते हैं। जैसे इसका एक एलिमेंट हम लोग 1 लिख गए और इसका एक एलिमेंट 3 लिख गए, ये एक पेयर बन गया, ये इसका मेंबर हो जाएगा। फिर 1 लिखेंगे और इसका दूसरा लिखेंगे, तो दूसरा तो है नहीं, फिर इसका 2 लिखेंगे और इसका एक एलिमेंट लिखेंगे, मतलब एक फर्स्ट सेट का होता है एक सेकेंड सेट का, जितना पेयर बन सकता है 3 3 बनेगा और फिर क्या बनेगा 8 3, जितना पेयर बनेगा सभी का एक हम लोग कलेक्शन बना लेंगे। यही क्या हो गया, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, यही यहाँ पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। तो 1 3, देखिए ये 1 3 2 3 3 3 और 8 3, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। लेट ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये एक सेट है, एक बी सेट दिया हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ये रिलेशन का सवाल है, रिलेशन होता क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस बी, ए और बी में रिलेशन है, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी का कोई भी अगर सबसेट ले लेंगे तो वो रिलेशन होता है। तो रिलेशन ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसेट ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट कौन नहीं है, अगर कोई सबसेट नहीं है तो वही रिलेशन नहीं होगा। तो देखिए ये सबसेट है या नहीं, इसका जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कई एलिमेंट होगा। अगर ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन सा आएगा, एक्स ए आ जाएगा, एक्स कॉमा ए, ये पेयर जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर हो जाएगा। एक्स बी आ जाएगा, यहाँ पर एक्स बी आएगा, फिर कौन सा आएगा एक्स सी आएगा, फिर कौन सा आएगा एक्स कॉमा डी आएगा, फिर इसी तरीके से y कॉमा ए आ जाएगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएगा y कॉमा ए, इसी तरीके से और भी आएगा। तो चेक कीजिए कौन इसका सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, x कॉमा ए और x कॉमा सी इसका सबसेट हो जाएगा, इसी का एलिमेंट है, तो ये तो सही है इसका मतलब। फिर वाई सी वाई डी, वाई सी आएगा यहाँ पर, वाई सी आएगा, वाई डी आएगा, तो ये भी एक सबसेट हो जाएगा, वाई सी वाई डी आएगा ना यहाँ पर ए क्रॉस बी में, तो उसी का एलिमेंट है, ये भी सबसेट हो जाएगा। जेड ए जेड डी आएगा, जेड ए आएगा और जेड डी आएगा, इसी का मेंबर आएगा ए क्रॉस बी का, तो उसी का ये सबसेट हो गया। अब यहाँ देखिए जेड बी वाई बी ए डी जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए और इसका डी एलिमेंट होना चाहिए, ए यहाँ का और यहाँ पर डी होना चाहिए, तो यहाँ पर तो ए है ही नहीं, एक्स वाई जेड है, तो ये जो है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं, मतलब ये जो है ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है, मतलब ये जो ऑप्शन है यही रिलेशन नहीं हुआ। क्यों रिलेशन नहीं हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि रिलेशन किसको कहते हैं, रिलेशन कहते हैं ए क्रॉस बी के सबसेट को, तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, कौन सा ए डी जो है ए कॉमा डी, ये पेयर ए क्रॉस बी का मेंबर नहीं है। ए का मेंबर एक्स वाई जेड है,
फर्स्ट कंपोनेंट x का a का मेंबर होना चाहिए, तो a तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो a का मेंबर है नहीं, तो इसीलिए ये एक रिलेशन नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ऐसे तो ये डेफिनेशन ही है इसका, मॉडुलस फंक्शन में आप लोग डेफिनेशन में आप लोग रेंज और डोमेन पढ़े होंगे। तो इसका रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट वैल्यू। एक सिंपली ऐसे रफली समझिए कि इनपुट वैल्यू, जो फंक्शन में कोई भी इनपुट वैल्यू होता है, इनपुट वैल्यू मतलब जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो यहाँ पर x का जो जो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं उसके सेट को डोमेन, और फंक्शन का जो जो वैल्यू मिलेगा उसके सेट को रेंज कहेंगे। फंक्शन का जितना भी वैल्यू मिल सकता है उस सेट को हम लोग कहते हैं रेंज, यानी कि आउटपुट। अगर फंक्शन ये है, ये आपका, एक मिनट जस्ट इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ये फंक्शन में दो चीज़ हो जाता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। यहाँ पर आपका ये फंक्शन है, एफ फंक्शन है, इसमें आप डालेंगे x तो बाहर निकलेगा fx, तो x जो डाल रहे हैं वो इनपुट हो गया, आउटपुट fx हो गया। तो x का जितना भी डाल सकते हैं, x का जो जो वैल्यू रख सकते हैं वो सेट को डोमेन कहेंगे, और fx का जो जो वैल्यू मिलेगा उस सेट को रेंज कहेंगे। तो फंक्शन का जो भी वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि मॉडुलस है, या फिर जीरो मिलेगा, या तो पॉजिटिव मिलेगा या फिर जीरो। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है इसका वैल्यू, नेगेटिव तो होता नहीं है मॉडुलस का वैल्यू, तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। तो अगर हम लोग नंबर लाइन ले लें तो नंबर लाइन में यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी हो गया और ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, तो जीरो हो सकता है इसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू जीरो हो सकता है, और जीरो से बड़ा इधर हो सकता है, यहाँ पर जीरो हो सकता है, ये जीरो हो जाएगा, और जीरो से बड़ा इधर कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा सेट हो जाएगा यहाँ पर, अगर इंटरवल में लिखें तो इंटरवल में आपको पता होगा जीरो इंक्लूड है तो जीरो की तरफ क्लोज हो जाएगा, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन होता है, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी जो है वो इसका रेंज होता है। फंक्शन का रेंज यही इंटरवल होता है, मतलब r प्लस कर लीजिए, उसमें जीरो भी इंक्लूड है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये आप याद भी रखेंगे, मॉडुलस फंक्शन का यही रेंज हो गया, और डोमेन तो इसका आर होता है, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन आर होता है। आगे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो मैं अभी बता रहा था डोमेन, जो एक्स का वैल्यू रख सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू कैसे हम लोग रख सकते हैं, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन इमेजिनरी नहीं होना चाहिए फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि रियल फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर डोमेन और कोडोमेन में जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपको पता है नेगेटिव का रूट अंडर इमेजिनरी हो जाता है, अगर नेगेटिव रियल नंबर का रूट अंडर करेंगे तो इमेजिनरी हो जाता है। तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। क्यों, जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी तो डिफाइंड फंक्शन है नहीं, डिफाइंड होगा नहीं वो। तो इसीलिए यहाँ पर ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब ये जो रूट के अंदर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ पॉजिटिव, जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये लेस देन बन जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होता है, ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है। अब ये आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन जीरो, 3 स्क्वायर मीन्स 9, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और ये लेस देन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पर एक रूल है, आपको पता होगा शायद, देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा अगर लेस देन जीरो है तो x का जो वैल्यू होता है वो अल्फा और बीटा के बीच में होता है, ये रूल है। अगर x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो तो अल्फा और बीटा के बीच में x होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जरा समझिएगा, यहाँ पर ये लिख सकते हैं x माइनस माइनस 3, ऐसा तो लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 3 लेस देन जीरो। क्या ये इस फॉर्मूला में आ गया, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो। तो ये कब होगा, जब x का वैल्यू माइनस अल्फा और प्लस बीटा के बीच में हो, सॉरी अल्फा और बीटा के बीच में हो, यानी कि -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। -3 और 3 के बीच में अगर x रखेंगे
तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो कौन सा हो गया, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, -3 और 3 के बीच में, ये इस बीच में जो भी नंबर होगा वो सब डोमेन में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग वही नंबर रख सकते हैं जो इसके बीच में है, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे बाहर रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेकर के चल रहे थे। अगर इससे बाहर मान लीजिए 4 रख लीजिए, 4 रख लीजिए x की जगह, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9 माइनस x की जगह 4 रख रहे हैं, 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, और 9 में 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं -7 का स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी हो गया, जबकि यहाँ पर हम लोग रियल फंक्शन पढ़ते हैं। तो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रियल ही होना चाहिए, और साथ में वो डिफाइंड भी होना चाहिए। तो इसीलिए -3 और 3 के बीच में जो भी नंबर रखेंगे वो सब इसके डोमेन में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से इसका डोमेन निकालिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल 75 डिग्री। सर्कुलर मेजर मीन्स रेडियन में निकालना है। तो आपको पता होगा कि रेडियन में कैसे निकालते हैं हम लोग। 75 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा चीज आप याद रखिएगा, अगर रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180, और अगर डिग्री में बदलना है तो रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये π/180 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, ये रेडियन में बदल जाएगा, सर्कुलर मेजर में आ जाएगा। तो देखिए 15 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, और यहाँ पर 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, यानी कितना आ गया, ये सिंपल सा चीज है 5π/12, यानी कि ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, tan थीटा इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा इज। तो जरा समझिए, tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आपको पता होगा। कौन सा क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सभी पॉजिटिव होता है यहाँ पर, ऑल। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर कौन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन 10 पॉजिटिव होता है, और कॉट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, और सेक पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव किस में हुआ, ये तो पॉजिटिव हुआ। 10 नेगेटिव किस में होगा, 10 नेगेटिव है -4/3, तो 10 नेगेटिव इसमें हो जाएगा 10, और इसमें 10 नेगेटिव हो जाएगा। इसमें तो सब पॉजिटिव है, इसमें भी 10 और कॉट पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है यहाँ पर भी 10 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इसमें होगा और इसमें होगा, यानी सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर -4/3, ये नेगेटिव है, तो थीटा जो है वो आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है यहाँ पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है। सेकेंड और फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है। अब जरा समझिए, निकालना साइन थीटा है, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉट थीटा का वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। ये -4/3 है तो उसका 3/4 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कॉट थीटा निकल गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और ये 1 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 16, आप एलसीएम लेकर के ऐड कर लीजिए, 16 एलसीएम हो गया, 16 + 9, यानी कि ये आ रहा है 25/16। अब जरा देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकला, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो उधर रूट अंडर हो जाएगा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तब तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में, थीटा तो हम लोग के 2 क्वाड्रेंट में हो सकता है यहाँ पर। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो पॉजिटिव, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि जब स्क्वायर हटाएं इधर रूट अंडर लिए तो रूट अंडर का यहाँ पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी हो सकता है अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, और नेगेटिव भी हो सकता है जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। जब कॉसेक थीटा पता है तो साइन थीटा हम लोग पता कर सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, या तो 4/5 आएगा या फिर क्या आएगा -4/5 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप देख लीजिए, ऑप्शन जो है
4/5 और -4/5, 4/5 और -4/5, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिए, tan थीटा दिया हुआ था तो हम लोग क्या निकाल लिए, sin थीटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ABCD be the angles of a cyclic quadrilateral taken in order। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप लोग पढ़े होंगे, चक्रीय चतुर्भुज। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसका सभी वर्टेक्स किस पर हो, सर्कल पर, सभी वर्टेक्स। यहाँ पर ABCD एक ऑर्डर में लिया हुआ है, टेकन इन, यहाँ लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर ABCD। ऐसा नहीं कि कहीं भी बी लगा दीजिए, यहाँ A B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ, ऐसा नहीं, एक ऑर्डर में लेना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे जिसका चारों वर्टेक्स किस पर हो, सर्कमफेरेंस पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हो, यानी सर्कल पर हो, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टीज है, क्या याद है, कि अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो पाई होता है, A + C = पाई, और B + D, मतलब ये जो एंगल है B और D दोनों का सम कितना होगा, B + D = पाई। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम लोग। क्या निकालना है यहाँ पर, ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक ऑर्डर एंगल है, टेकन इन ऑर्डर। तो cos A + cos B + cos C + cos D निकालना। ध्यान दीजिए, cos A यहाँ रहने दीजिए, cos B भी रहने दीजिए, और cos C के जगह क्या लिख सकते हैं, C का वैल्यू पाई माइनस A। अगर A को आप उधर ले जाएंगे तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस A, प्लस cos D का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से D का वैल्यू B को उधर ले जाएंगे तो पाई माइनस B हो जाएगा, पाई माइनस B। अब जरा समझिए, ये cos A यहाँ पर रहने दीजिए, प्लस cos B भी रहने देते हैं, और cos 180 माइनस थीटा, आपको याद होगा cos 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, और cos पाई माइनस थीटा वही cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी माइनस cos थीटा। तो देखिए माइनस cos B से प्लस cos B, माइनस cos A से प्लस cos A, सब तो कट गया, बचा 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो सारा चीज तो कैंसिल हो गया, तो 0 इसका आंसर होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला वगैरह तो याद होना चाहिए। बहुत सारे फार्मूलाज का यूज हुआ, cos पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस cos थीटा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले चैप्टर पढ़िए। हालांकि मॉडल सेट जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्वेश्चन इस पैटर्न पर आपके एग्जाम में होगा, और आप 13 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अगर 13 नंबर तक वीडियो देखे हैं तो ज़रूर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक रिक्वेस्ट है, क्या करना क्या है आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक वाला तो बटन कम से कम बनता है ना, तो इसे लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द वैल्यू ऑफ sec 2π/3 प्लस cosec 5π/6 इज इक्वल टू। तो देखिए आपको तो पता है कि पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री होता है रेडियन में, ये पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री। तो अगर π/3 की बात करें, 3 से इधर डिवाइड कर दीजिए तो 3 से इधर भी डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, या अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो π/6 मतलब यहाँ पर भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। तो π/3 मतलब 60 डिग्री, π/3 मतलब 60, और उसका डबल यानी कि 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा cosec। π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 का 5 से गुना करेंगे तो 150 डिग्री, 150 डिग्री। एक्चुअली जब रेडियन में रहता है तो दिमाग में बैठता नहीं कि कौन सा एंगल है, इसीलिए मैं डिग्री में बदल दिया हूँ। डिग्री में बदलने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू। तो डिग्री में बदल दिया, अब आसानी से हमारे दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये कौन सा एंगल है और उसका सेक क्या होगा। तो सेक 120 डिग्री, आप इसको सेक को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, cos 120 डिग्री याद रखिए ना, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू जरूर पढ़े होंगे आप ट्रिग्नोमेट्री में, 0 से कम 360 डिग्री तक का वैल्यू याद रखिए, कम से कम 180 तक तो जरूर रखिए। तो cos का होता है -1/2,
cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1/2। यहाँ पर क्या है sec 120 डिग्री, तो इसका हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल -2। और cosec sin 150 डिग्री, sin 150 डिग्री का 1/2 होता है। sin 150 डिग्री का 1/2 तो cosec 150 डिग्री का 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका भी आंसर क्या होगा 0, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। cos x इक्वल टू -4/5 वेयर x जो है यहाँ दे दिया गया है कि x किस क्वाड्रेंट में, π/2 से π/2 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर x है और cos का वैल्यू दिया हुआ, देन द वैल्यू ऑफ cos x/2, cos x/2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस cos x, ये पता होगा आपको। 1 प्लस cos x इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है। और यहाँ अगर माइनस कर दे तो यहाँ साइन हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए 1, और cos x का तो वैल्यू पता है, cos x का वैल्यू क्या है -4/5, तो -4/5 हो गया। ये 5 एलसीएम ले लीजिए, तो 5 - 4 यानी कि ये आ रहा है 1/5। 2 उधर डिवाइड कर देते हैं तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइड करके 1/10। अगर स्क्वायर हटा दें तो cos x/2 इक्वल टू आ जाएगा 1/√10। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखिए x का जो वैल्यू है वो π/2 और पाई के बीच में है। x का वैल्यू π/2 और पाई के बीच में है, क्लोज्ड इंटरवल है। तो 2 से डिवाइड कीजिए x/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर π/4, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे x/2, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे π/2। तो x/2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना, π/2 मतलब 90 डिग्री, 45 से 90 डिग्री तक। तो 45 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, यानी कि cos x का वैल्यू 1/√10 ही रहेगा। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता तब इसका वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेते हैं, स्क्वायर हटाने के बाद नेगेटिव लगा देते हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि x/2 है। यहाँ x/2 देखना है एंगल, ध्यान दीजिएगा, x का मत देख लीजिएगा। x/2 जो एंगल है वो 45 से 90 है, 45 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हुआ, तो इसीलिए 1/√10 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। तो जरा देखिए यहाँ पर जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिख जाते हैं 2, और cos 75 डिग्री पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं sin 15 डिग्री। और आपको पता होगा एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, 2 cos a इंटू साइन बी। 2 cos a इंटू साइन बी का एक फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो देखिए सबसे पहले तो ये 2 रहने दिए, cos 75 को पहले लिखे, sin 15 को बाद में लिखे। जो बड़ा एंगल है उसी को a मानते हैं, जो छोटा है उसको b मानते हैं। तो 2 cos a इंटू साइन बी, ये 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ sin a प्लस बी यानी sin 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, और उसके बाद माइनस साइन ए माइनस बी, साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब चेक कर लीजिए कितना आता है, ये साइन 90 डिग्री हो गया, और यहाँ आ रहा है माइनस साइन कितना हो जाएगा 75 माइनस 50 60 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम लेने पर 2 माइनस √3, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 देन cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जरा समझिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। a प्लस बी यहाँ पर दिया हुआ है 45 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर हम लोग cot लगा देते हैं, दोनों साइड cot, तो cot a प्लस बी, और इधर भी लगाते हैं cot 45 डिग्री। और आपको पता होगा किसका फॉर्मूला, cot a प्लस बी का क्या होता है, cot b इंटू या cot a इंटू cot b, यहाँ पर मैं cot a ही लिख देता हूँ, cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। ये फॉर्मूला है किसका,
कॉट ए प्लस बी का, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे कॉट बी प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। अब जरा समझिए आगे, ये सारे टर्म को इधर ले आएंगे, तो यहां पर कॉट ए इंटू कॉट बी, देखिए कॉट ए इंटू कॉट बी, ये इधर ले आ रहे हैं माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए, और क्या छूट गया -1 अभी नहीं लिखे हैं, -1, और इधर क्या बचा 0, इधर तो सब कट सारा चीज को हम लोग इधर ले आए तो उधर 0 बचा। तो देखिए ये दोनों से कॉट बी कॉमन ले लीजिए, कॉट बी अगर कॉमन लेते हैं दोनों से तो कॉट ए यहां पर बच जाएगा, कॉट बी कॉमन ले लिए -1, और यहां पर क्या कीजिए, यहां पर कॉट ए -1 आया ना, तो यहां पर भी कॉट ए -1 लाइए, तो कॉट ए -1 आने के माइनस जब कॉमन लेंगे तो +1 होना चाहिए, तो 1 यहां पर ऐड कर रहे हैं, 1 उधर भी ऐड कर देंगे। क्या किए देखिए, 1 इधर ऐड किए हैं और 1 इधर भी ऐड कर दिए, ये -1 तो रहने दिए, ये 1 यहां पर ऐड किए हैं, ये 1 यहां पर भी ऐड कर दिए। अब जरा समझिए, ये कॉट बी रहने दीजिए, यहां पर कॉट ए -1 रहने दीजिए, इससे दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो कॉट ए -1, और ये -1 को उधर ले जाएंगे 2, ये -1 उधर जाकर के +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। ये दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, कॉट ए -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचा कॉट बी -1 और इक्वल टू 2, क्या यही निकालना था, कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ डी, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द वैल्यू ऑफ 4 sin a इंटू कॉस क्यू ए माइनस 4 cos a इंटू साइन क्यू ए इज इक्वल टू, देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है 4 sin a इंटू कॉस ए कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये 4 sin a इंटू कॉस ए कॉमन ले लिए तो बचा क्या कॉस स्क्वायर, यहाँ पर बचा कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया 4 cos sin a कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉमन ले लिया, यहाँ साइन स्क्वायर बचे, साइन स्क्वायर। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 sin a इंटू कॉस ए, ये लिख गए, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है cos 2a, इसका फॉर्मूला है, इसका भी तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इसका, इसका है sin 2a और इंटू cos 2a, मतलब cos 2a है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ cos 2a, या देखिए 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a, मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है sin 2 थीटा होता है, तो ये फिर उसी फॉर्मूला में आ गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्मूला में, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है 2a, मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, तो साइन रहने दीजिए और 2 इंटू 2 4a, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, sin 4a इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता करना है, कौन सा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, यहां से sec x का वैल्यू कितना हो गया -2/√3, √3 इधर डिवाइड कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, cos x इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो -√3/2। अब देखिए cos x नेगेटिव है, तो कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू होगा, cos x जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस में होता है cos x, इसमें होता है, और किस में होता है, इसमें होता है, तो x का वैल्यू इसमें ढूंढिए कि कौन सा एंगल का x का वैल्यू -√3/2 होता है, तो आपको पता होगा cos 150 डिग्री का वैल्यू जो होता है -√3/2, तो एक प्रिंसिपल वैल्यू आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिग्री, तो 150 डिग्री मतलब रेडियन में अगर आप लिखेंगे तो 5π/6 आ जाएगा, मैं अभी बता रहा था ना 5π/6 मतलब 150 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन जो है वो सही हुआ। ऐसा प्रिंसिपल वैल्यू आप न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट लिया जाता है, तो 0 से पाई जो होता है, अगर कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पर इसमें प्रिंसिपल वैल्यू होगा, तो 0 से पाई तक जो वैल्यू होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो 0 से पाई हम लोग को ढूंढना, ये हम लोग छोड़ देंगे, 0 से पाई मतलब 5π/6, 150 डिग्री आया, 0 से पाई के बीच में है, तो यही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
20 जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका जनरल सॉल्यूशन पता करना है। देखिए जनरल सॉल्यूशन किसका, cos 4x इक्वल टू cos 2x। आपको शायद पता होगा एक फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन आप पढ़े होंगे तो उसमें एक फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो थीटा का वैल्यू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला है। अब जरा समझिएगा इस फॉर्मूला का यहाँ कैसे यूज करेंगे। ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला, ये थीटा मान लीजिए, ये अल्फा मान लीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2x हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना है ना, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो x का वैल्यू n क्या होता है, n यहाँ कोई भी इंटीजर होता है, तो आप ये इधर ले आइए 4x प्लस अगर रहेगा तो इधर आकर के माइनस, और माइनस अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ पर आकर के प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया 2n पाई। तो यहाँ दो वैल्यू आएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो अगर माइनस लेते हैं 4x माइनस 2x का वैल्यू कितना आया 2n पाई, ये भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस भी ले सकते हैं, 4x प्लस 2x 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू n पाई, और यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 6 उधर डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा n पाई, एक मिनट, हाँ n पाई डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो कौन सा n पाई और n पाई बाय 3, कौन सा आंसर सही होगा, n पाई बाय 3 और n पाई, मतलब b में n पाई है और c में n पाई बाय 3 है, जहाँ n इंटीजर होता है, मतलब b और c दोनों, बोथ b एंड c, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दोनों होगा। n पाई भी आया और क्या आया, n पाई भी एक इसका एक जनरल सॉल्यूशन आ रहा है, n पाई बाय 3 भी आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्या कहता है कि इफ 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7 देन x बिलोंग्स टू, x किस इंटरवल में लाई करेगा। तो जरा समझिए 4x प्लस 3 लेस देन है 6x प्लस 7। आप 6x को इधर ले आइए, 4x माइनस 6x, और 3 को उधर ले जाइए 7 माइनस 3, तो 4x में 6x सब्ट्रैक्ट किए माइनस 2x, यहाँ पर लेस देन 4, माइनस 2 से डिवाइड कीजिए, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, माइनस 2 से डिवाइड करने पर, नेगेटिव से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन, और माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2, तो माइनस 2 से बड़ा, यहाँ पर माइनस 2 है, माइनस 2 से बड़ा तो इधर पूरा हो सकता है। तो कौन सा इंटरवल हो गया, माइनस 2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो माइनस 2 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, माइनस 2 से इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर ये है कि मॉड 3 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स। आपको पता होगा मॉड एक्स का डेफिनेशन, मॉड एक्स का दो डेफिनेशन है, मॉड एक्स का डेफिनेशन एक्स है कब, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 रहे तब, अगर ये पॉजिटिव रहे या 0 रहे तो मॉड सीधे हट जाता है, एक्स हो जाता है, और माइनस एक्स होगा कब होगा, जब एक्स नेगेटिव रहे, एक्स अगर नेगेटिव रहे तो इसका वैल्यू माइनस एक्स होता है। तो यहां देखिए 3 माइनस एक्स का मॉडुलस का वैल्यू, दो वैल्यू होगा, एक तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, जब 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब होगा। और इसमें माइनस लगा देना पड़ेगा, मॉड हटाने के बाद माइनस, देखिए मॉड हटाने के बाद माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन कब, जब x आपका नेगेटिव हो, x नेगेटिव हो, तो 3 माइनस एक्स में माइनस लगा दिए, कब होगा ये वैल्यू, जब 3 माइनस एक्स लेस देन 0। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये तो 3 माइनस एक्स आ गया, कब हुआ, जब x आप उधर ले जाइए तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 3, ये कब आया, जब 3 लेस देन एक्स, एक्स को उधर ले गए, तो यही 3 माइनस एक्स होना चाहिए, देखिए 3 माइनस एक्स ये वाला होना चाहिए, 3 माइनस एक्स होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो एक्स लेस देन इक्वल टू 3 मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, एक्स लेस देन 3 होना चाहिए, तब ये 3 माइनस एक्स होगा। और x माइनस 3 कब हो जाएगा, जब x बड़ा हो 3 से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, x लेस देन 5 देन, ये बड़ा सिंपल सा चीज है।
यहाँ पर माइनस एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, और यहाँ पर भी -5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? -x ग्रेटर देन -5, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर देखते हैं। 24 क्या कहता है? इफ x इज ए रियल नंबर देन मॉड x लेस देन 3, देन अगर x रियल नंबर है और मॉड x लेस देन 3 है तो क्या होगा x का वैल्यू? तो एक रूल होता है, मॉड x अगर लेस देन a है तो यहां से x का वैल्यू -a और +a के बीच में होता है, -a और +a के बीच में होता है x का वैल्यू, यहां पर -a और +a के बीच में, ये रूल है। तो मॉड x लेस देन 3 है तो x का वैल्यू, 1 मिनट, ये लेस देन 3 है तो x का वैल्यू किसके बीच में हो जाएगा? -3 और +3, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी, -3 और 3 के बीच में x होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, ये भी आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले तो -5 इंटू 1 और आयोटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे, आई स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। और आपको पता होगा आयोटा का वैल्यू, आई का स्क्वायर का वैल्यू पता होगा, आई का स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/8 आ रहा है। तो सिंपल है, 5/8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8 प्लस 0 इंटू आई, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू पता होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई का पावर 4 का वैल्यू होता है +1, कट करके 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस निकालना है। तो आपको पता होगा कि मॉड x प्लस आई वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस आई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई है। देखिए मॉडुलस निकालना है तो आप सिंपली पूरे में मॉड लगा दीजिए, तो ये ऊपर में भी मॉड लग जाता है, 1 प्लस आई, इसका भी मॉडुलस लग जाएगा, और नीचे भी लग जाएगा 1 माइनस आई, इसका भी मॉडुलस लग गया। ये रूल होता है कि ऊपर और नीचे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों का मॉडुलस लग जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसका मॉडुलस क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? आई के साथ क्या मल्टीप्लाई है? आई के साथ 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखिए रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट आई के साथ क्या है? -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट अंडर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर करेंगे 1, और ये भी 1 प्लस 1 2, यानी कि रूट अंडर 2 ये भी हो गया, तो कट करके कितना आ गया? 1, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, ये दिया हुआ है x प्लस आई वाई, तो इसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो देखिए बड़ा सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए, मॉड x प्लस आई वाई, मॉड इधर भी लगेगा, तो मॉड इधर लगेगा तो ऊपर और नीचे दोनों में मॉडुलस लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा और नीचे भी मॉडुलस लग जाएगा, a माइनस आई बी। और मॉडुलस होता क्या है? मॉडुलस होगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर a स्क्वायर, और i का कोएफिशिएंट -b है तो -b का स्क्वायर हो जाएगा, -b का स्क्वायर। तो यहाँ तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए रूट अंडर a स्क्वायर और -b का स्क्वायर या b का स्क्वायर दोनों तो सेम होगा, क्योंकि -b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर ही हो गया, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1। अब ये स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हट जाएगा, और वहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। देखिए 2 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आई बी, इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखिए a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस i
माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहले इस फॉर्मूला से देख लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका है, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस आई और यहाँ -3 माइनस और ये प्लस माइनस आ जाएगा ना, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह है 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और प्लस आई। यहाँ देखिए माइनस बी होता है, b का नेगेटिव, तो b तो -3 है, -3 का नेगेटिव हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, देखिए ये 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 13 और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 13, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया 2/13 प्लस 3/13 आई, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता कैसे है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2 - 3i था तो उसका 1/2 - 3i जो है वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो इसका कंजुगेट क्या होगा 2 + 3i, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और 2 + 3i से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ गया 2 + 3i और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर, यानी कि 2 + 3i और नीचे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, i का स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और ये खुद माइनस है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9 + 4 13 हो जाएगा, 13 यहाँ डिवाइड करेंगे 2/13 प्लस 3/13 i, यानी कि यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ a की जगह क्या है 1, b की जगह भी 1 और c की जगह भी 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस फॉर्मूला से कर लीजिए जो 10th क्लास में पढ़े हैं। तो -b का वैल्यू 1 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस होता है, रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 1 - 4 a के जगह भी 1 और c के जगह भी 1 डिवाइडेड बाई 2 a के जगह 1, तो ये क्या आ गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 डिवाइडेड बाई 2 और ये -1 रहने देते हैं। माइनस का रूट अंडर क्या होता है, माइनस का रूट अंडर आई होता है आयोटा और रूट अंडर 3 रहने दीजिए डिवाइडेड बाई 2, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ -1 प्लस माइनस √3 i डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, इफ 1 - i इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन वेयर a b बिलोंग्स टू r देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। ये जरा देखिए कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट रियल हो, ध्यान दीजिएगा कोएफिशिएंट रियल हो तो इसका इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है। अगर कोएफिशिएंट रियल हो तो इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर में होता है, यानी इसका एक रूट है 1 - i, तो दूसरा रूट डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + i होगा। इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर में होता है जब रियल कोएफिशिएंट हो, तो कोएफिशिएंट तो रियल है, 1 है, a है और b, a भी रियल नंबर है, तो यही दोनों रूट होगा। अब आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों का सम कर लीजिए, तो -i + i कट जाएगा 2 हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 - i इंटू 1 + i, तो ये a - b इंटू a + b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो 1 और ये -1 होता है, खुद माइनस है यहाँ पर पहले से, तो 1 + 1 आने के 2 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, -b/a होता है, तो b की जगह है क्या, यहाँ पर b की जगह वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर b की जगह वैल्यू क्या है, b की जगह a है, देखिए -b की जगह a और डिवाइडेड बाय b/a होता है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला हुआ है 2, तो 2 = -a, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया -2, a का वैल्यू -2 आया। चलिए अब b देखते हैं b क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a होता है, तो c की जगह क्या है, c की जगह b है,
कंफ्यूज मत कीजिएगा, सी की जगह बी है, डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या है 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं 2 निकाले हुए हैं, तो 2 इक्वल टू बी, यानी बी का वैल्यू हो गया 2। तो ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए, ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गया 31 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 32 में, लेकिन एक चीज़ और बोलूँगे अब 32 बताने के पहले, चैनल सब्सक्राइब किए या नहीं किए, अभी तक नहीं किए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किए या नहीं, अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो ज़रूर आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक भी कर लीजिए, ये रिक्वेस्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर देखिए नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, नेगेटिव का रूट अंडर है, तो अगर ए नेगेटिव रियल नंबर हो, बी नेगेटिव रियल नंबर हो, ध्यान दीजिएगा, ए नेगेटिव रियल नंबर और बी भी नेगेटिव रियल नंबर, तो इसका फॉर्मूला ही होता है -√ए भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, -√3 × -6, यानी कि -√3 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 का रूट अंडर को क्या लिख सकते हैं 9 × 3, 9 का 3 हो जाएगा 3√2, यानी कि कौन सा सही होगा ऑप्शन बी। ये तो एक तरीका हुआ, अगर ए बी नेगेटिव रहे तो रूट अंडर ए बी का वैल्यू -√ए होता है, ये होता है इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर ये स्पेशल केसेज है, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। देखिए √3 × √6, इसको दूसरे तरीके से, -1 का वर्गमूल होता है आई, √3 रहने दीजिए, -1 का वर्गमूल होता है आई, √6 रहने दीजिए, आयोटा और आयोटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे i² हो गया, √3 और √6 को एक साथ कर देते हैं, i² का वैल्यू होता है -√18 और √18 का वैल्यू 3√2, यानी कि -3√2, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हो गया 32 नंबर। 33 बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट लिमिट दिस इक्वल टू 108। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा लिमिट का, नहीं पढ़े हैं तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, x⁴ - a⁴n डिवाइडेड बाय x - a। अगर इसका लिमिट लगाना, इसको पढ़ते हैं टेंस टू, x टेंस टू a, टेंस टू का मतलब होता है वेरी क्लोज, x a के काफी क्लोज होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n × a⁴n - 1, ये n मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 3, x⁴ n डिवाइडेड बाय x - 3 इक्वल टू 108 दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए, पावर n मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और 108 को देखिए, तो 108 को कैसे लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 या 9, 3 6 या 18, फिर 3 से तो 1 और 2, फिर 3 से 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं पहले लिखते हैं 4 × 3 का पावर 3। देखिए 4 × 3 का पावर 3, अब कंपेयर कीजिए, n का वैल्यू 4 होगा, n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो गया 4। तो पॉजिटिव इंटीजर n निकालना है ताकि इसका वैल्यू 108 हो, तो n का वैल्यू कौन सा हो गया, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, n का वैल्यू यहाँ पर 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, 10x बाय x का लिमिट, ये फॉर्मूला है, 10x बाय x का लिमिट होता है 1 होता है, तो ये याद रखिएगा, और इसका लिमिट अगर x के जगह 0 पुट कर दे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0, x के जगह 0 पुट करेंगे तो लिमिट लेने का मतलब x जो टेंस टू है वही पुट कर देना है, तो x के जगह 0, और sin 1/0, sin 1/0 मतलब sin इन्फिनिटी, और sin इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, एक नंबर होगा जो -1 और 1 के बीच में होगा, -1 और 1 के बीच में होगा, -1 और 1 के बीच में ही आएगा यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, तो जो भी नंबर आएगा इस नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, इसका वैल्यू निकालना है, तो ये जरा देखिए, एक फॉर्मूला भी होता है एल हॉस्पिटल रूल, तो आपको करना क्या है, अगर हम लोग डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं तो 2 पुट करते हैं तो e⁴ - e⁴ डिवाइडेड बाय 2 - 2, मतलब ये 0/0, तो 0/0 रहे तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो e⁴x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e⁴x, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 0,
और नीचे x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 और 2 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0। तो एल हॉस्पिटल रूल से ये आसानी से बना सकते हैं, और भी तरीका है लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं बना रहे हैं। ये आ गया सिर्फ e टू द पावर x के जगह 2 बैठा देंगे तो e टू द पावर 2, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताया एल हॉस्पिटल रूल से उसमें क्या होता है कि अगर ये 0/0 के फॉर्म में है तो ऊपर और नीचे को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये लिमिट इसी के इक्वल आ जाएगा। तो आप डिफ्रेंशिएशन लिमिट वगैरह पढ़े हैं या नहीं देख लीजिए एक बार। 37 नंबर है एफ एक्स इक्वल टू दिस देन एफ डैश माइनस 1। यहाँ भी डेरिवेटिव का सवाल है तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, ये पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 3 और x के जगह 1 बैठा देंगे, सॉरी x के जगह -1 बैठा देंगे तो -1 × 4 -4 + 3 यानी कि कितना आ गया आंसर -1, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये डिफरेंशिएशन का सवाल था। आगे 38 नंबर डेरिवेटिव ऑफ x² + 1 × cos x, ये u × v में होगा। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो y मान लीजिए इसको x² + 1 × cos x को, और इसको अगर डिफरेंशिएट करना है dy/dx निकालना है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए u × v, पहले v और इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसको x² + 1 को, और फिर प्लस cos x, सॉरी x² + 1 u लिखते हैं, पहले यहाँ v लिखते हैं u का डिफरेंशिएशन प्लस u लिखते हैं और v का डिफरेंशिएशन यानी cos x का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, cos x रहने दीजिए और यहाँ हो जाएगा 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का तो 0 होता है, x² + 1 रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा cos x का -sin x। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पर पहले लिखिए आप 2x और फिर cos x, यहाँ लिखते हैं -x² + 1 × sin x। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, देखिए कौन सा है, ये वाला शायद है, हाँ 2x cos x -x² + 1 × sin x, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट 39 नंबर, ये u/v में होगा, क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएशन होगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले v यानी कि 1 + sin x इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u, cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट -sin x, माइनस u यानी कि cos x और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 का 0 और sin x का cos x डिवाइडेड बाय v² यानी कि 1 + sin x का होल स्क्वायर। क्या किए हम लोग, u/v में डिफरेंशिएट किए, पहले v लिखे और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख दिए, माइनस u लिखे 1 + sin x, यहाँ पर क्या हो गया माइनस u यानी कि cos x और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कर दिए, ये अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो -sin x और -sin² x, यहाँ पर हो जाएगा -cos² x और डिवाइडेड बाय 1 + sin x का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -sin x रहने दीजिए और माइनस अगर कॉमन ले ले दोनों से तो sin² x + cos² x तो 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 + sin x का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, ये फॉर्मूला है, log x टू द बेस a का डेरिवेटिव होता है 1/x log a टू द बेस a यानी कि c, ये ऑप्शन सही होगा। तो log x टू द बेस a का ये डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में, ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये मॉडल सेट का जो मैं सॉल्यूशन बताया हूँ यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस तरीके से। और अब लास्ट में एक और चीज़ कहेंगे कि अगर मॉडल सेट 1 समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो मॉडल सेट 2 जरूर देखिएगा। मैं जस्ट इसको कुछ दिन के बाद वीडियो अपलोड करूँगा, 1-2 दिन में। और ये अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी आपको क्लास 11 क्लास 12 का भी कुछ वीडियोज अपलोड करूँगा, मेरे चैनल पर है। तो आज बस इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।